लेकिन आज के क्लाइमेट चेंज की वजह से आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा एक तो तापमान बढ़ रहा है और क्या हो रहा है कि जो पैटर्न है क्लाइमेट का पैटर्न वो चेंज हो रहा है कि बाहर का प्रदूषण तो अपनी जगह है लेकिन घर का प्रदूषण है वो बाहर के प्रदूषण 10 गुना ज़्यादा होता है। आजकल नए नए तरह के प्लास्टिक पेंट आ रहे हैं, उसके अंदर से प्रदूषण निकलता है, कैसे घर ठंडा हो। तो खिड़कियों में अगर आप पौधे रखेंगे तो पौधे जो हैं वो नेचुरल जो है आपके एयर कंडीशनर बन जाते हैं। कौन सा पानी पियेंगे, नल का पानी पियेंगे या एक्वागार्ड का पानी पियेंगे या आरओ का पानी पियेंगे या मटके का पानी। तो आजकल इसकी भी एक श्रेणी हो गई है कि आप कौन सा पानी पियेंगे। पहले होता था शहर से गांव की ओर, अब क्या हो रहा है गांव शहर से गांव की ओर अपने दोबारा जा रहे हैं। आजकल देखिए लड़कियों के नाम पहले जागृति होते थे, अब आजकल के हैं कैटरीना कैफ। नाम लेने से भगवान याद आ जाते हैं कि राधे श्याम। मुझे ग्रैंडफादर के फादर का नाम पता है, आजकल तो लोगों को अपने ग्रैंडफादर थोड़े दिनों अपने बाप का नाम भी भूल जाएंगे कि कौन है ये मेरा बाप। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है हमारे कार्यक्रम बेबाक में। मैं हूं आपका दोस्त राधे श्याम दीक्षित और आज हम मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो न केवल आपकी ज़िंदगी से वाबस्ता है, आपसे जुड़ा हुआ है, लेकिन आपसे जानते नहीं हैं, लेकिन जाना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आप जिन गुलदस्तों को लोगों को तोहफों में देते हैं सिर्फ उन्हें खुश करने के लिए, उनकी ज़िंदगी में थोड़ा सा रस घोलने के लिए और अपने रिश्तों की मिठास को बढ़ाने के लिए, उन गुलदस्तों में जो ग्लैडोलस होता है उसके पीछे किसका हाथ है, उनसे मिलवाएंगे। आप अपने घर को सजाने में जिस बुगनविलिया को आप लगाते हैं उसमें किसका हाथ है, उसके तमाम तरह के रंग जो आपको बहुत खुश करते हैं, आपको बहुत प्रसन्नता देते हैं, उनके पीछे कौन लोग हैं, उनसे भी मिलवाएंगे। और साथ में ये भी बताएंगे कि आप जिन कमल की भगवान की पूजा में जिनको चढ़ाते हैं उनमें भी कोई है जिसने सहेजा है बहुत दुनिया के अलग अलग हिस्सों से और वह आप तक पहुंचाया है। लेकिन वो कौन है? वो है डॉक्टर एस शर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा। और आप एक वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं बॉटनिकल रिसर्च में, हॉर्टिकल्चर की दुनिया में, और न केवल ये एक साइंटिस्ट हैं बल्कि एनवायरमेंटलिस्ट हैं, क्योंकि ये खुशी केवल हमारे अपने अंतर्मन को ही नहीं देते बल्कि ये हमारे जीवन के साथ हमारे जो प्राणवायु है उनमें जो बॉटनिकल जो पूरी दुनिया है वनस्पति की, उसमें हर एक वनस्पति का अपना योगदान है। और वो योगदान अगर हम समझ जाएं तो हमारी मुश्किलें घट सकती हैं, हमारी सेहत बेहतर हो सकती है और बहुत सी बीमारियों से हम दूर हो सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद ने उसमें बहुत कुछ बताया है। बहुत सी वनस्पतियों को देखने भर से सेहत बनती है लेकिन हम कम जानते हैं, इसलिए हम बहुत सी मुसीबतों के शिकार हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर शर्मा इस बात पर कि आपके घर में आपके क्या करने से प्रदूषक बढ़ रहे हैं, यानी प्रदूषण बढ़ रहा है, और आपकी जो वायु है जिससे आप सांस लेते हैं उसकी गुणवत्ता घट रही है। और लेकिन इन सब को ठीक करने के लिए आपके पास उपाय है, लेकिन आप थोड़ा कम जानते हैं। आज डॉक्टर साहब बताएंगे कि पौधों से निवारण कैसे करें, तो इस पर आज की बात करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत। पहले राधे श्याम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने इतनी भीषण गर्मी में आप हमारे घर आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय आप ही की दरकार है, क्योंकि ये गर्मी जिनके कारणों से बढ़ रही है उसका निवारण भी पौधे करेंगे। जी हाँ, आप देखें आज के क्लाइमेट चेंज की वजह से आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा एक तो तापमान बढ़ रहा है और क्या हो रहा है कि जो पैटर्न है क्लाइमेट का पैटर्न वो चेंज हो रहा है। जब हमको बारिश चाहिए तब बारिश नहीं हो रही, जब बारिश नहीं चाहिए उस समय बारिश हो रही है। अभी हाल में देखा दुबई जो कि डेजर्ट कंट्री है, वहाँ देखे इसकी वजह से वहाँ आजकल बारिश हो रही है। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि हमें ड्रेनेज सिस्टम बनाना है जी, और वहाँ इतना पानी हो गया कि पानी को निकालना, ड्रेन करना उनके लिए चुनौती हो गई। जी हाँ। तो डॉक्टर साहब, अभी दुनिया में सब लोग तो ये मुसीबत जानते हैं, लेकिन इसके समाधान का संकट है कि उनको लगता है ये सरकार करेगी। सरकार कहती है कि साहब जब तक समाज नहीं जुड़ेगा तब तक ये समाधान नहीं होगा। मैं जब आया आपके घर के बाहर तो आपका घर भी बड़ा ग्रीन, आपने बहुत डार्क ग्रीन कलर के साथ पेंट किया है, यानी इस कलर का भी बड़ा रिश्ता है जी। और अंदर आया तो आपने इतने सारे प्लांट्स को अपने परिवार का हिस्सा बनाया है, इसके पीछे राज क्या है? देखिए, ऐसा है कि प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल जो होता है जब आप उसको देखते हैं, एक तो सनलाइट है जिससे हमको विटामिन डी मिलता है और दूसरा हमें जो पौधों से जो क्लोरोफिल का रंग है, हरा रंग, वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होता है। तो ये जो चीज़ें हैं तो वो जब ही हो पाएगा जब हम अपने घरों में पौधे लगाएं। अब आजकल क्या है कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही हैं, तो जहाँ जगह नहीं है वहाँ हम गमलों में पौधे रख सकते हैं। ऐसे पौधे जो कि हार्डी हों, पॉल्यूशन टॉलरेंट हों और वो पौधे हमको देखने में भी अच्छे लगे। तो ये जो मैंने बताया आपको कि बाहर का प्रदूषण तो अपनी जगह है लेकिन घर का प्रदूषण है वो बाहर के प्रदूषण 10 गुना ज़्यादा होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। जब आपका ये फैक्ट हमने देखा तो मैं खुद चौंक गया कि हम सब कहते हैं घर में सुरक्षित हैं, क्योंकि घर में हम सब चीज़ ऐसे सजाते हैं
कि हम सेफ रहें, दरवाज़ा बंद हो जाए तो सारी दुनिया से हम कट गए। लेकिन आपने ये बताया कि 10 गुना प्रदूषण हमारे घर के अंदर, जिसको हम सबसे सेफ मानते हैं, वहाँ है। ऐसा कैसे? देखिए, पहली बात है प्रदूषण क्या चीज़ है। प्रदूषण जो है ये आप देखिए, जो आजकल क्या कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, ये जितनी गैसेस हैं, ये सब गैसेस जो हैं आप जब जलता है भट्टियों से, कार के एमिशन से, उससे सब ये निकलता है। अब देखिए घर के अंदर क्या है, घर में क्या होता है कि जो आप जो पेंट करते हैं, आजकल नए नए तरह के प्लास्टिक पेंट आ रहे हैं, उसके अंदर से प्रदूषण निकलता है। एयर कंडीशनर है, फ्रिज है, टेलीविज़न है, जनरेटर है, ये सब प्रदूषण के कारण हैं। बिल्कुल। तो जैसा बतलाया कि प्रदूषण घर में भी उतना ही ज़्यादा है, ये बाहर के प्रदूषण से बहुत ज़्यादा है। नहीं, हम जितनी अपनी सुख सुविधाओं के साधन जुटा के रखे हैं हमने, उनसे हमें बहुत खतरनाक चीज़ें मिल रही हैं जिनके बारे में हम कम अवेयर हैं। अच्छा, एक तो ये है कि अब घर में आप उतना ही आप टीवी देखें या उतनी लाइट जलाएं जितनी ज़रूरत है। अब ज़रूरत नहीं है कि एसी आप रात भर जलाएं। एसी आप जब आपके घर में मीटिंग हो रही है तो एसी लगाएं, नहीं तो आप देखिए घर में एसी लगाएं, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुश्किल ये है कैसा घर ठंडा हो। तो खिड़कियों में अगर आप पौधे रखेंगे तो पौधे हैं वो नेचुरल जो हैं आपके एयर कंडीशनर बन जाते हैं। यानी उनसे छन के जो हवा आएगी, जो ठंडी हवा आएगी, वो ठंडी आएगी, वो उसमें आपको एक तो आराम मिलेगा और उससे एक प्रदूषण कम होगा। और दूसरी बात क्या है कि जो ये पौधे कौन से लगाए जाएँ घरों में जिससे प्रदूषण कम हो। हाँ, कई बार लोग इसको चुनते समय ज़्यादातर ये ध्यान रखते हैं कि वो पौधे जो लंबे समय तक सर्वाइव करें। एक तो ये देखते हैं थोड़े सस्ते पड़ें, और तीसरा है कि उनकी मेंटेनेंस कम हो, इस पर ध्यान देते हैं। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू आप बता रहे हैं कि पौधे हमारी समस्या का समाधान करने वाले हैं, खास करके पॉल्यूटेंट्स को चाहे अब्जॉर्ब करते हो, चाहे ऑक्सीजन को ज़्यादा देते हों। अमेरिका में एक नासा डिपार्टमेंट है, नासा ने कुछ पौधों की लिस्ट दी है, उन पौधों को आप लगाएंगे तो अच्छा है। उसके अलावा और भी पौधे हैं, लेकिन जो नासा है उसके बारे में बताऊंगा। एक सेंसेवेरा प्लांट होता है जिसको स्नेक प्लांट कहते हैं, और मदर इन लॉ भी कहते हैं उसको। तो वो लॉन्ग एंड पॉइंटेड होता है, वो पौधा है। मनी प्लांट जो घर घर में मिलता है, हमारे भारत में कहते हैं इससे पैसा बढ़ता है। हाँ, वो कहते हैं वो, अच्छा कहने को तो ये सेहत बढ़े तो अच्छा, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, तो ये धन बढ़ रहा है। और दूसरा जो है एक स्पाइडर लिली होता है। इसके अलावा स्पाइडर, इसमें आपकी जो है ये जो पौधे हैं आपके एरिका पाम है, एरिका पाम, ये पौधे जो हैं एक तो बहुत सस्ते हैं, आसानी से मेंटेन हो जाते हैं, घरों में रखे जा सकते हैं। इनको डिफ्यूज लाइट चाहिए और कम पानी चाहिए। ये नहीं है पौधा हमेशा, एक हफ्ते बाद पौधों को आप बदल दीजिए, फिर दूसरा सेट पौधों के लिए आइए, इससे घर का प्रदूषण आपको बहुत कम होगा। ये क्या जो पोल्यूटेंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब ज़्यादा करते हैं या ऑक्सीजन ज़्यादा देते हैं? ये पॉल्यूशन को एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करते हैं। तो पौधों को जो निकलता है जो पॉल्यूशन, उसको ये पौधे एब्जॉर्ब करते हैं, और उससे क्या होता है ह्यूमन बॉडी को इससे फ़ायदा होता है। अब ये चीज़ है कि आप इन पौधों को आप ड्राइंग रूम में भी रख सकते हैं, किचन में भी रख सकते हैं, बाथरूम में भी रख सकते हैं, स्टडी रूम में भी रख सकते हैं। तो ये जो चीज़ है, एक तो ये है कि ये पौधे आसानी से मिलने चाहिए। मैंने तो अपने घर में ये पौधे लगा रखे हैं, और जो भी आता मैं उसको ये पौधा ज़रूर देता हूँ। ये पॉल्यूशन टॉलरेंट प्लांट, और ये पौधों के जरिए रिश्ता भी अच्छा बनता है। एक तो देखने में अच्छा लगता है, और दूसरी इसकी उपयोगिता क्या है। अभी हाल में मैं मुंबई गया था, मुझको वहाँ इंस्टीट्यूट साइंस वालों ने मुझे इन्वाइट किया था। तो वहाँ बॉम्बे में पॉल्यूशन था, मैंने इनको इसी टॉपिक पे मैंने उनको एक प्रेजेंटेशन दिया। तो वो लोगों की एक मतलब जो चीज़ है, आप जो कुछ कह रहे हैं वो लोगों के मतलब मन में अंदर पहुंच जाती है। वो डाउन टू द अर्थ होना चाहिए, डाउन टू द हार्ट होना चाहिए। तो वो जो चीज़ है, तो ऐसे जो प्रोग्राम होते हैं उससे हमको एक मतलब एक शिक्षा प्राप्त होती ही है, और एक उससे लाभ भी मिलता है। और डॉक्टर साहब, आफ्टर कोविड, कोरोना के बाद में ये जागृति लोगों में आई है। हमने देखा अब सार्वजनिक मंचों पर भी, कार्यक्रमों में लोग बड़े बड़े बुके की जगह प्लांट्स देने लगे हैं। थोड़ी जागृति आई है, लेकिन अभी भी क्या होता है कि तैयारी पहले नहीं करते, विचार नहीं करते, तो कई बार वो प्लांट दे देते हैं जो ले जाने वाला घर तक या तो प्लांट खराब हो जाता है, या सूख जाता है, या उसकी रख रखाव ठीक नहीं होता, या इसके पीछे उद्देश्य बड़ा नहीं होता। आपने दीक्षित जी बहुत अच्छा सवाल किया। एक तो ये होता है कि जो पहले जो गुलदस्तों का रिवाज था, वो क्या होता है, आपने नेता लोगों को गुलदस्ता दिया, उन्होंने लेकर बाहर फेंक दिया। माला पहना रहे हैं, उन्होंने उसको माला को फेंक दिया। एक तो वेस्ट होता है, और दूसरी बात है उनकी लाइफ कुछ नहीं होती है।
इसीलिए हमारी जो क्लीन एंड ग्रीन सोसाइटी के जितने प्रोग्राम होते हैं हम उसमें गुलदस्ता वगैरह नहीं देते हैं, बल्कि हम ये पौधे देते हैं। पौधे भी वो होने चाहिए जो उपयोगी हों। या तो उनको बाहर रखिए या जैसे बोगनविलिया पौधा है उसको आप बाहर रखिए, जब गर्मी जितनी पड़ेगी उतना ही बोगनविलिया ज़्यादा खिलेगा। और ये दूसरे पौधे मैंने बतलाए ये हैं, तो वो एक आरोग्या का पौधा होता है, वो हर एक आदमी की पसंद है। और वो आरोग्या का पौधा जो है हम उन लोगों को, जो हमारे गेस्ट लोग आते हैं उनको गिफ्ट में देते हैं। डॉक्टर साहब ने क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट सोसाइटी का नाम लिया, जिसके आप फाउंडर भी हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, और साथ में ये सोसाइटी निरंतर अपने फाउंडेशन के साथ में देश के तमाम जो ख्यातिलब्ध वैज्ञानिक हैं, समाज के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले हैं, उनको भी जोड़ते हैं। उद्देश्य ये है कि हर घर तक ग्रीनरी पहुँचे और सभी का जीवन बहुत क्लीन और एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, ये मकसद है। तो डॉक्टर साहब, जैसे ऐसे हम लोग समझते हैं, आमतौर पर हम देखते हैं तमाम तरह के, चाहे गवर्नमेंट के साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हों, चाहे हम समाज के संगठनों की बात देखें, इतनी शिद्दत से लोग नहीं जुड़ा महसूस करते। वो सोचते हैं नौकरी कर रहे हैं, मेरा काम हो गया। सरकार के बहुत से विभाग में भी यही समस्या है कि वो जो कनेक्टिविटी है टू द ग्रास रूट वो कम होती है। ये कनेक्टिविटी आपकी कैसे बन गई? ये ऐसा हुआ 1975 में, एक दिन सुबह जब जल्दी आँख खुल गई, तो जल्दी आँख खुलने के बाद में आपका विचार आते हैं। तो उसमें क्या हुआ, मुझे सोचा कि भाई अब कुछ मतलब समाज के लिए कुछ करें, और मैं जुड़ा हुआ हूँ इस गार्डनिंग से, तो क्यों नहीं ये कोई सोसाइटी बनाई जाए। तो जब मैं ये उसमें विचार आया तो मैंने अपने दोस्तों से इसके बारे में बात की। तो हम 11 लोगों ने इस सोसाइटी को बनाया, और इस सोसाइटी का नाम हमने रखा क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट सोसाइटी। अब कोई आप नाम देते हैं तो पहले देखना पड़ता है ये नाम पहले है तो नहीं है। तो हमने देखा गूगल पे, ये नाम नहीं मिला, तो हमने इसको जो है क्लीन एंड ग्रीन सोसाइटी इसको बनाया। अच्छा, इसका रजिस्ट्रेशन कराया, बगैर रजिस्ट्रेशन साइन नहीं होती। अच्छा, फिर इसका हमने करेंट अकाउंट खुलवाया, और उसके बाद हमने सदस्यों की संख्या बढ़ाना शुरू किया। उसे थोड़ा सहयोग भी मिला। तो मेरे जितने मित्र थे उनसे मैंने पर्सनली रिक्वेस्ट की, और सब लोग इसके मेंबर बनते गए। आज की तारीख में इसमें 300 से ज़्यादा मेंबर हैं, जिसमें पद्म विभूषण प्रोफेसर MM शर्मा साहब हैं बॉम्बे के, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, FRS हैं, और इसमें 5 हमारे इसमें पद्मश्री। ये तो बड़ी उपलब्धि है जी, हमारे मतलब ये। मतलब अच्छा, महत्व समझ में आता है। और दूसरी बात क्या है कि सोसाइटी में जैसे कहते हैं कि साहब आपके 1/3 होने चाहिए, तो अपनी लोकसभा में तो बाद में हुए, हमारी सोसाइटी में 30% लेडी मेंबर्स हैं। ये तो और अच्छी उपलब्धि है। तो क्या होता है, एनवायरमेंट अवेयरनेस लाने के लिए लेडीज़ का बहुत बड़ा हाथ रहता है, क्योंकि घर के जो मुद्दे हैं, यानी होम मिनिस्ट्री जो है वो वही है, और घर के मुद्दों में अगर कुछ चीज़ को, अच्छी इनिशिएटिव्स को सस्टेन करना है, तो मुझे लगता है उनकी भागीदारी के बिना वो हो नहीं सकता। तो मैंने इसीलिए कहा कि मैंने अपनी पत्नी से कहा, या पत्नी कही, धर्मपत्नी कही, कुछ भी कहिए, तो उनसे मैंने कहा कि आप भी इस मेंबर में शामिल हो जाएं। वो शामिल हो गई हो। अब सवाल ये है कि उनका योगदान, तो वो हमारी जो एक एनवायरनमेंट अवेयरनेस कमेटी है उसकी ये चेयरपर्सन है। क्या बात है। अच्छा, तो जब भी प्रोग्राम होते हैं ये साथ जाती हैं। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि शी इज माई लीडर ऑफ अपोजिशन। तो वो ये है लीडर ऑफ अपोजिशन कि जब भी कोई काम करूंगा उसको कहेंगे भाई ये काम क्यों कर रहे हो। चेक एंड बैलेंस बना हुआ है। तो उससे क्या होता है, जब आपको हेल्दी क्रिटिसिज्म मिलता है तो आप अपने को इम्प्रूव करने की आपके अंदर एक इच्छा प्रकट हो जाती है। तो पौधों के साथ में पौधों के रखवाले की भी आपने सही सलाह दे दी। हाँ, तो ये है कि अगर आप अकेले होंगे तो शायद आपके पौधे उतने खूबसूरत तरीके से ग्रो नहीं कर सकते, लेकिन जब आप अपने जीवन साथी को साथ में जोड़ लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर एस शर्मा ने किया, और आपकी धर्मपत्नी पार्वती शर्मा जी खुद एक हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं, और इसमें अपनी बराबर न केवल हम कदम है बल्कि कई बार तो मुझे लगता है 2 कदम आगे चल रही हैं। और इस तरह से एक बड़ी एक अगर हम इसमें से एक सबक लें तो सभी के लिए ज़िंदगी में ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला होता है कि हमारे फैसले साझे में हों, और ऐसे फैसले होंगे तो न केवल गृहस्थी अच्छी होगी बल्कि आपके परिवार का वातावरण भी अच्छा होगा, और वातावरण अच्छा होगा तो सेहत अपने आप अच्छी होगी। इसके अलावा क्या है कि हमारी संस्थान जो है क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट सोसाइटी जो है वो एक न्यूज़लेटर निकालती है। न्यूज़लेटर में अच्छे हॉर्टिकल्चरिस्ट जिनको अनुभवी हैं उनके लेख आते हैं। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके लेख आते हैं, और ये साल में 2 बार छपती है, एक जनवरी में और एक आपके इसमें जो जुलाई में।
तो ये पत्रिका जो है, जो हमारे मेंबर्स हैं उनको हम फ्री देते हैं। और ये है कि इसकी कीमत काफ़ी हो जाती है, तो इसको क्या कहते हैं कि कुछ प्रतियां जब इसमें रिलीज़ हो तब देते हैं, बाद बाकी ऑनलाइन है, वो हमारी वेबसाइट से उसको वो अपलोड कर सकते हैं। तो आपने डॉक्टर साहब बहुत महत्वपूर्ण बात की, क्योंकि आप समाज में किसी बदलाव के लिए संगठित होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संघे शक्ति कलयुग है और कलयुग की चुनौतियां बहुत होती हैं, लेकिन उसमें अवसर भी बहुत से हैं और उसमें हम भागीदार हों। तो अपने घर के वातावरण को अच्छे करने के लिए डॉक्टर साहब ने कुछ प्लांट्स बताए हैं, वो लगाएं। लेकिन इसका वैज्ञानिक पहलू क्या है डॉक्टर साहब, ये भी बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोग उनको ये लगता है कि शायद ये एक प्रचलन में बात बता दी गई, सुन लिया, लेकिन अमल करने से पहले जब उनको स्ट्राइक करता है कि हमारे जीवन के लिए इतना उपयोगी है, अगर हम नहीं करते तो इतने खतरे हैं, तो लोग जल्दी जागते हैं। तो ज़रूर हमें बताएं कि कितने तरह के पॉल्यूटेंट, एक तो आपने सामान्य तौर पर बताया, लेकिन और भी हैं जो हम नहीं आंखों से देख पाते, वो बड़े खतरनाक हैं और हम अक्सर बीमार पड़ते हैं। अच्छा, और हम नहीं मानते कि शायद हमारे गलतियों का कारण होगा। इससे पहले ये बताऊंगा कि एनवायरनमेंट से जो शौक है, जो आपको वातावरण से एक शौक है, वो बचपन से पैदा होना चाहिए। जैसे केजी, किंडरगार्टन, ये किंडरगार्टन वर्ड जो है जर्मनी में, वहाँ गार्डन को गार्डन कहते हैं, किंडरगार्टन। तो वो किंडरगार्टन से लेकर करके केजी से लेकर के पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट, तो छोटे बच्चों से लेकर के वयस्क लोग, ये सभी लोगों को इससे इन्वॉल्व करना पड़ता है। जरूरी। आपने आपने पूछा कि प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं। पहला प्रदूषण तो आपको वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, डस्ट पॉल्यूशन, व्हीकल पॉल्यूशन, और सबसे जो खराब है वो मेंटल पॉल्यूशन होता है। हाँ, ये भी पॉल्यूशन है, मेंटल पॉल्यूशन। हाँ। मेंटल पॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि जब आपको मेरे दिमाग जो में आपका एक वो ब्लॉक हो जाता है, तो उसके अंदर फिर आपको अच्छे विचार नहीं आएंगे, आपके अंदर विकृति, नकारात्मक विचार आएंगे, नकारात्मक विचार, आप उल्टा सोचना शुरू करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएंगे, घर में झगड़े शायद इसीलिए बढ़ रहे हैं। मेंटल पॉल्यूशन जो है ये सबसे खराब होता है। तो मैं ये कहता हूँ, सबसे पहले जब मैं मेंटल पॉल्यूशन वर्ड कॉइन किया, तो मेरे साथी बोले भाई ये क्या चीज़, ऑर्नामेंटल पॉल्यूशन तो मैं जानता हूँ, ये मेंटल क्या है। मैंने उनको समझाया कि मेंटल पॉल्यूशन का मतलब ये है कि लोगों के अंदर सकारात्मक जो है विचार आने चाहिए। तो ये जो जितने तरह के आपको पॉल्यूशन मैंने बतलाई, ये सब, जैसे आज के वाटर पॉल्यूशन में क्या है कि आज पहले ज़माने में क्या होता था, हम कुएं का पानी पी लिया करते थे, नल खोला और पानी पीना शुरू कर दिया। अब क्या हो गया कि नल के पानी में पहले हमने उसमें जो है पहले कैंडल लगाना शुरू किया। जब कैंडल लगाने का उसके बाद फिर क्या हुआ कि एक्वागार्ड आ गया। अब कहते हैं कि आरओ लगाइए, अब कहते हैं आरओ में सब मिनरल निकाले, फिर दोबारा एक्वागार्ड लगाइए। अब ये जो चीज़ है, इससे सबसे अच्छा ये है कि आप पानी को लेकर के, एक्वागार्ड के पानी को लेकर के मटके में, घड़े में भर लीजिए। उसमें क्या हो जाएगा, पानी आपका ठंडा रहेगा, फ्रिज में रखने की कोई जरूरत नहीं है। एक तो बिजली बचेगी और दूसरा पानी आपका स्वादिष्ट रहेगा, ठंडा रहेगा। तो ये जो चीज़ है, तो इस चीज़ को क्या होते हैं कि चैरिटी बिगिंस एट होम। तो पहले अपने घर में आप करिए। जैसे मैं पूछता आप कौन सा पानी पियेंगे, नल का पानी पियेंगे या एक्वागार्ड का पानी पियेंगे या आरओ का पानी पियेंगे या मटके का पानी। तो आजकल इसकी भी एक श्रेणी हो गई है कि आप कौन सा पानी पियेंगे। तो ये जो चीज़ है, इसी तरह से लोगों के अंदर क्या है, आप देखते हैं हम लोग दोबारा अपने पुराने नेचर की तरफ बदल रहे हैं, और जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, और वो वहाँ पर जो बॉडी का एकोमोडेशन है वो एनवायरनमेंट के साथ अच्छा होना चाहिए, हमारे जो तापमान है उसके साथ होना चाहिए, और साथ में आसपास जो हम जब एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो वातावरण में बहुत तत्व आते हैं। पहले होता था शहर से गांव की ओर, अब क्या हो रहा है, शहर से गांव की ओर अपने दोबारा जा रहे हैं। गांव से शहर की ओर आते थे, अब शहर से गांव जा, क्योंकि आपको देखते होंगे शहर के अंदर वो चीज़ नहीं मिलती जो आपको प्राकृतिक, वहाँ हरे भरे खेत मिलते हैं, अच्छी सब्जी मिलती है, अच्छी वायु मिलती है, और फिर बाद में बैठ करके अपने चौपाल लगाते हैं, तो उसमें एक मन भी अपना स्वस्थ हो जाता है। और जितने भी रचनात्मक लोग हैं, वो चाहे वो कलाकार हो, चाहे वो चित्रकार हो, चाहे वो संगीतकार हो, चाहे वो कुछ क्रिएटिव राइटर हों, वो अक्सर प्रकृति की गोद में जाते हैं तब उनके अच्छे विचार आते हैं। यानी वहाँ का जो वातावरण है वो ज़्यादा सकारात्मक, ज़्यादा प्रभावकारी और ज़्यादा रचनात्मक अवसर उपलब्ध कराता है। जो आपने मेंटल पोल्यूशन की बात की, वो कहीं ना कहीं जो हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे जो जंजाल हमने जुटा लिया है, वो एक हमारे लिए संकट है। देखिए, जो झरना आता है, एक तो उसका पानी बड़ा शुद्ध होता है, ऊपर से उसमें मिनरल मिल जाते हैं, और दूसरी बात यह है कि वो ठंडा होता है, उसमें लोग स्नान भी करते हैं। अब ये देखिए, गंगा जी का पानी जो होते हैं वो ऐसा होता है कि आप रखिए कभी खराब नहीं होता। बैक्टीरिया क्यों होता है ये?
ये होता है उसमें बैक्टीरिया फेज होता है। तो बैक्टीरिया फेज जो होता है उसकी वजह से वो पानी जो है हमेशा आपका पवित्र बना रहेगा। डॉक्टर साहब, बिकॉज आप एक साइंटिस्ट हैं तो मैं जरूर चाहूँगा इसको और डिफाइन कर दें कि लोग धर्म की दृष्टि से गंगा को मां मानते हैं, उसमें स्नान करते हैं, उसका पूजन करते हैं, लेकिन देखभाल नहीं करते उतनी। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या होता है, गंगा जब ऊपर से निकलती है गौ घाट से, उधर से मिलकर के मंदाकिनी जब मिल जाती हैं तो गंगा बनती है। जब गंगा आती है तो हरिद्वार में आती है, पहले ऋषिकेश हरिद्वार से होती है। तो जैसे जैसे गंगा जो है मैदान में आती है उसमें क्या होता है, ये नाले का पानी, इंडस्ट्रीज का पानी, ये सब उसके अंदर मिक्स होता है और पानी जो है पॉल्यूट हो जाता है। कानपुर में देखिए गंगा इतनी शुद्ध नहीं है। हम हरिद्वार और ऋषिकेश के पानी को पी सकते हैं, लेकिन ये आपका जो पानी है, ये आपका पटना का और यहाँ कानपुर का, इस पानी को हम नहीं पी सकते। तो क्या होता है, आप हर चीज़ को आप धर्म से जोड़ दीजिए। जैसे तुलसी का पौधा है, तुलसी के पौधे को घर घर में लगाया जाता है। और क्या होता है कि तुलसी को जाड़ों में पाले से बचाने के लिए कहते हैं एक चुंदरी डाल दीजिए। और तुलसी की पत्ती जो होती हैं उसका ये होता है, इसमें शोध हुआ है, ये आपके गले वगैरह को साफ करती है ही। चाय में पत्ती डाल के पीजिए। और दूसरी बात क्या है कि इसको चबाना नहीं चाहिए। हमें बचपन से कहा जाता है तुलसी लीजिए, इसको निकल, हाँ क्यों, अब आप कहेंगे सर क्यों नहीं चबाना चाहिए, इसमें मरकरी होता है और मरकरी अगर आप चबाएंगे तो आपके दांत जो है वो खराब हो जाएंगे। अच्छा, इसी तरह से क्या होता है, पीपल है, पीपल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा सोखता है और ऑक्सीजन ज़्यादा देता है। इसीलिए हमने पीपल को पवित्र मान लिया और काटने से रोका। और हम कहते हैं देवताओं का इसमें वास है। तो ये जो है कि पीपल के पेड़ को इसीलिए हिंदू लोग नहीं काटते हैं। और उसकी आपको पीपल की लाइफ भी बहुत ज़्यादा होती है। पीपल है, बरगद है, ये पौधे ऐसे हैं जो काफ़ी फैलते हैं। और बरगद का पौधा तो इतना बड़ा होता है कि कलकत्ता के जो इंडियन बॉटनिक गार्डन है वहाँ जो है, वहाँ बरगद का पौधा 2.5 हेक्टेयर में फैला हुआ है। 2.5 हेक्टेयर में। तो मुझको इधर बुलाया कि उसको कैसे और बचाया जाए। तो मैंने, पहले लोग उसको छूते थे, उसकी जटाओं से झूलते थे। मैंने कहा कि चारों तरफ एक जो है, एक वो एंगल आयरन का ये फेंस लगा दीजिए, सपोर्ट के, उससे लोग अंदर नहीं जाएंगे। और जितनी इसकी जड़ें हैं इनको फैलने दीजिए। अब क्या होता है कि इसके इतना विशाल वृक्ष है तो इसका मेन स्टेम तो खत्म हो जाता है, लेकिन जो और दूसरी जो जटा ऊपर से आती हैं वो जमीन के अंदर जाती हैं, जो इतने बड़े वृक्ष को वो उसके बोझ को संभाल लेते हैं। डॉक्टर साहब ने बहुत महत्वपूर्ण बात की है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब पीपल और बरगद के पेड़ जो सड़कों के किनारे अमूमन पहले वन विभाग भी लगाता था, अब वो भी कम कर दिया उसने भी लगाना। और इसके प्लांट का कम लगाए जाने के कारण ये जो इन पौधों पर जो बसर होता है, करोड़ों प्रकार के जीव जंतु और वनस्पतियों के जो मित्र कीट हैं उनका सहारा बनते हैं, तो उनका सहारा भी छिन रहा है। और हम अब पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई इस समय धरती पे है तो मनुष्य खुद है। देखिए, ऐसा है कि पीपल बरगद के पौधे जो हैं काफ़ी जगह लेते हैं। तो ये पौधे आपके पार्क वगैरह से नहीं लगा सकते, लेकिन रोड साइड पे आप जिनको लगा सकते हैं। रोड साइड में लगाने से क्या होता है, इनकी छाया मिलती है। आप ये देखिए कि शेरशाह सूरी ने पहली दफ़े जब ये ग्रांड ट्रंक रोड बनाई थी तो वो ये कलकत्ता से लेकर के पेशावर तक जाती थी। तो उसमें जो पेड़ पौधे उसने यही पसंद किए थे, आम है, आपका इमली है, बरगद है, पीपल है, ऐसे पौधे लगाए गए। आप देखिए उस समय कोई ऐसी साइंस नहीं थी, लेकिन लोगों का तजुर्बा जो होता है उससे आदमी को मतलब ज्ञान मिलता है। तो हम पुरानी पिक्चरों में भी देखते हैं कि वो कैनोपी बना देते थे और गाड़ी से गुजरते हीरो हीरोइन के अच्छे दृश्य फिल्माए गए। अब वो मुश्किल हो गया है कि अब जैसे आपने बताया दिखते हैं लेकिन प्लांट नहीं दिखते कि जैसे इन पेड़ हैं, इन पेड़ों काटे, हमारे सामने एक पेड़ लगा हुआ है उसका मौलश्री का। मौलश्री बहुत शुद्ध मानी जाती है। उसके फूल जो होते हैं वो वृंदावन मथुरा में उसके फूलों से उससे माला बनाई जाती है और खुशबू होती है। उसकी जो डंडी होती है वो दातुन होती है। उसके सीड को चिड़िया खाती हैं और उससे एक ऑयल निकलता है, मौलश्री का ऑयल। तो ये जो चीज़ें, ऐसे पौधे जो हैं हमारे सामने, हम इस पेड़ को नहीं काटने देते। और उसमें क्या है कि चिड़िया का वास होता है। तो अगर आप पेड़ काटेंगे तो उसमें आपकी बायोडाइवर्सिटी भी नष्ट हो जाएगी। वो जितने भी चीज़ें उसके अंदर, गिलहरी है, चिड़िया हैं, ये जो बैठती हैं, कोयल है, कौवा है, ये सब जो हैं चिड़िया जो इसमें आखिर कहाँ बैठेंगे। डॉक्टर साहब, मैं जरूर चाहूँगा कि आम आवाम को तो आप ये नॉलेज की शेयर कर ही रहे हैं,
लेकिन जो सिस्टम का हिस्सा है, चाहे वो वैज्ञानिक हों, चाहे वो डिसीजन मेकर्स जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जिनके पास ये निर्णय लेने की क्षमता है या निर्णय लेते हैं कि वो आगे जो बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाना है वे कौन से प्लांट्स चुनें या पॉलिसी में क्या कुछ करें, या जो नीति नियंता हैं, पॉलिटिशियंस से जो नीतियाँ बनाते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपकी वॉइस जो है वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक होगी और बड़ी वैज्ञानिक आधार पर होगी। देखिए, पहली बात तो ये कहूँगा मैं कि जो एनवायरनमेंट के जो चैप्टर्स हैं, जो इसके अलग अलग इसके जो भाग हैं, इनको बच्चों को पढ़ाइए और ये एक कंपलसरी सब्जेक्ट कर दीजिए। आजकल तो एनवायरनमेंट साइंस के ऊपर एमएससी भी करते हैं, पीएचडी भी करते हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि आप संगोष्ठी करिए, मीटिंग करिए, मीटिंग में सब लोग शामिल हों, मोहल्ले वाले भी शामिल हों, अधिकारी भी शामिल हों, एनवायरनमेंट से शामिल हों, और वो एनवायरनमेंट्स जो हैं वो अपने तजुर्बे से उसके बारे में लोगों को बतलाएं। वो इनकी टॉक जो होनी चाहिए डाउन टू अर्थ होनी चाहिए, जो लोगों के अंदर, दिल के अंदर बैठ जाए। और साथ साथ उनको रिकमेंड करें कि कौन से पौधे लगाए जाएं, कौन से पौधे पार्क में लगाए जाएं, कौन से पौधे सड़क पे लगाए जाएं और कौन से पौधे घरों में लगाए जाएं। लेकिन बड़ी विडंबना है, एक जर्नलिस्ट के तौर पर मैं 25 सालों से देख रहा हूँ कि जो कृषि की पढ़ाई करते हैं वो खेती छोड़ देते हैं, और जो वैज्ञानिक बन जाते हैं वो वैज्ञानिक संस्थान के दायरे में तो सारे काम करते हैं। कुछ लोग आप जैसे पैशनेट होते हैं, अपने घर पे भी करते हैं, लेकिन वो ग्राउंड पे लोगों से कनेक्टिविटी कम हो जाती है। वो इंटरनेशनल नेशनल कॉन्फ्रेंसेस में अच्छे क्रेडिट पॉइंट्स तो पा लेते हैं, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोसाइटी वो घटता चला जाता है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये देखिए, आपको जागृति तो लानी पड़ेगी, और जागृति लाने के आप सबको जोड़ना पड़ेगा। जागृति जब तक आप नहीं लेंगे, आजकल देखिए लड़कियों के नाम पहले जागृति होते थे, अब आजकल के हैं कैटरीना कैफ। हाँ, हम किसी के नाम को गलत नहीं कहते, लेकिन नाम से होते हैं। और पहले देखिए नाम जो है पार्वती, सावित्री, ऐसे नाम होते थे, ताकि हम उन विषयों से जुड़ें। आजकल ऐसे नाम होते हैं, एक तो समझ में नहीं आते कि नाम है क्या। नहीं, आपने ठीक कहा। हमारे बाबा ने जब मेरा नाम राधे श्याम रखा, हाँ, तो मेरी शिकायत थी, क्योंकि मैं जिस आयु में हूँ तो उसमें लोगों से पूछता था कि भाई ये तो बुजुर्गों वाला नाम है, नाम सुनते ही लगता है कोई वरिष्ठ बहुत गंभीर व्यक्ति होगा। तो मैंने पूछा कि भाई रखा किसने, क्योंकि मेरी शिकायत थी। तो पता चला बाबा ने रखा। तो मैं उनसे लड़ने गया कि भैया आपको मतलब कुछ और नाम आपने क्यों नहीं रखा, ऐसा नाम क्यों कर दिया कि आप बच्चे को आपने बुजुर्ग बनाया। तो उन्होंने कहा कि तुमको सबके नाम बताए कि देखो सबके नाम घर में क्या क्या रखे गए। तो तर्क समझ में आया। तो उन्होंने कहा इसलिए रखा कि तुम क्या करोगे तो पता नहीं, कि तुम अच्छे बनोगे बुरे बनोगे, तुम कोई कंट्रीब्यूशन करोगे नहीं करोगे, लेकिन तुम्हारा नाम ऐसा रखें कि उसको नाम लेने से लोगों का कल्याण हो। तो इसलिए तुम्हारा नाम राधे श्याम रखा कि नाम ही लेकर, नाम लेने से भगवान याद आ जाते हैं कि राधे श्याम। तो ये जो है नाम ऐसे आपके बड़ा अच्छा नाम है। ये चीज़ लोगों को समझ में आने चाहिए। हमें अपने जो हमारा कल्चर है, जो हमारे बुजुर्गों ने हमें दिया है, उसको हमको प्रिजर्व करना पड़ेगा। आजकल देखिए, हमें अब जैसे मैं हूँ, मुझे अपने ग्रैंडफादर का नाम पता है, मुझे ग्रैंडफादर के फादर का नाम पता है। आजकल तो लोगों को अपने ग्रैंडफादर, थोड़े दिनों अपने बाप का नाम भी भूल जाएंगे कि कौन है ये मेरा बाप। एक पिक्चर में थी बाप कौन, तो उसका यही था कि ऐसा लोगों को ये पता नहीं हमारा बाप कौन है। यानी डॉक्टर साहब की इस बात से ये समझ में आता है कि हमारी जो चेतना का स्तर है वो बहुत संकुचित हुआ है, और ये संकुचन लगातार बढ़ता जा रहा है, और ये बड़ी खतरे की घंटी है। और जागृत करना है, और हमें सजग रहना है कि हम एक इंसान के तौर पर हमारी भूमिका क्या है, एक मानव के तौर पर हमारा कर्तव्य क्या है, एक सदस्य के तौर पर, इस सृष्टि के सदस्य के तौर पर हमारा योगदान कहाँ कहाँ होना चाहिए, और हम क्या वो निर्वाह कर रहे हैं, या सिर्फ पढ़ाई नौकरी के लिए, और नौकरी सिर्फ कमाई के लिए, कमाई सिर्फ खर्चे के लिए, और खर्चा सिर्फ लग्जरी जुटाने के लिए। डॉक्टर साहब ने कहा कि जितनी लग्जरी आप जुटा रहे हैं, उन सब से खतरनाक रसायन, खतरनाक रेडिएशन और खतरनाक ऐसे जो जर्म्स हैं, उनको इकट्ठा किया जाता है कि वो आपके घर के अंदर वो 10 गुना प्रदूषण क्रिएट कर रहे हैं, और वो प्रदूषण आपके जीवन के लिए काल बन रहा है। और आपको अगर अस्थमा हो रहा है तो उसके जिम्मेदार भी आप ही हैं। अगर आपकी सांस की बीमारी हो रही है तो वो सारे जखीरे जुटाने वाले आप ही हैं। और अगर आप इन सब बीमारियों से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं तो पौधों के दुश्मन भी आप ही हैं। और पौधे भी अगर आप ठीक से चुन नहीं रहे हैं और नॉलेज देने वाले आपको दे रहे हैं तो ये आपके अंदर समस्या है। और अगर आपको बार बार गुस्सा आ रहा है तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मेंटल पोल्यूशन, तो ज़रूर आपने खतरे को ज़्यादा दावत दे दी है। अब वक्त अलार्म का है, और ये अलार्म जगाने का है। और जब आप जल्दी जागने लगते हैं तो डॉक्टर साहब ने कहा कि अच्छे विचार आने शुरू होते हैं, और अगर अच्छे विचार आने शुरू हो जाएंगे तो देश, समाज और अपने परिवार के साथ आप खुद के लिए बेहतरी के प्रयास
शुरू कर देंगे। आपने जो बताया बिल्कुल ठीक है। होता ये है, जब पॉल्यूशन बढ़ता है तो पॉल्यूशन का जो असर होता है दिमाग पे पड़ता है। उससे क्या होता है कि आपकी दिनचर्या बिगड़ती है और आपको बात बात पे गुस्सा आता है। तो गुस्सा कम करने के लिए वो रूह अफ़ज़ा की जरूरत नहीं है आपको, उसकी ज़रूरत ये है कि आप अपने घर का वातावरण जो है कूल रखिए। रूह माने आत्मा। और दूसरी बात को सुकून जहाँ मिले। और दूसरा हर चीज़ आपको मॉडरेशन में लेना चाहिए। चीनी लीजिए मॉडरेशन, नमक लीजिए मॉडरेशन में, ड्रिंक्स लीजिए वो भी मॉडरेशन में, चाय पीनी है वो भी आप उतनी पिए जितना ज़रूरत है। अच्छा, तो ये जो चीज़ें हैं कि मॉडरेशन लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ मैं आपको और बतलाऊँगा, ये किताब दीजिएगा ये लोटस वाली। तो डॉक्टर साहब ने जितनी बातें बताई हैं ये सब न केवल आपके लिए उपयोगी हैं बल्कि आपकी ज़िंदगी को बदल देने वाली हैं। और आपकी ज़िंदगी अगर नकारात्मक तरीके से बदल रही है तो जल्दी विचार करने की ज़रूरत है। और ये विचार आपके मन में अगर आया तो आप इस पर अमल शुरू कर दें, क्योंकि बहुत से लोगों के पास नॉलेज की कमी नहीं है, अमल की कमी है। और जब अमल नहीं करते तो जो लाभ हमें मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिलता और हमारी मुश्किलें, हमारी कठिनाइयाँ बढ़ती चली जाती हैं। जी डॉक्टर साहब। एक चीज़ मैं आपको और बतलाऊँगा कि लोटस जो है कमल, पद्म, ये जो है हर देवता और देवी का या तो उसमें देवी बैठी होगी या उसके हाथ में होगा। इसके पीछे विज्ञान कमल होगा। और ये जो है इट इज़ द फाइनेस्ट फ्लावर, मोस्ट सिस्टमेटिक फ्लावर है एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। लोटस जो है इट इज़ ए सिंबल ऑफ ब्यूटी। कमल नयनी इट इज़ ए सिंबल ऑफ प्योरिटी। इसकी पत्ती के ऊपर आप जब पानी पड़ता है वो मोती तरह बन जाता है। इट इज़ सिंबल ऑफ प्योरिटी, इट इज़ सिंबल ऑफ इटर्निटी। इसका बीज है, इसका भी 1000 साल के बाद में भी जम सकता है इतना। और जी हाँ, और इसका हर एक भाग वो उपयोगी है। जैसे फूल तो डेकोरेशन के अंदर है ही है, देवी देवता को चढ़ा सकते हैं आप। और इसके जो पत्ती है वो प्लेट से इस्तेमाल करिए। और बहुत अच्छी पत्ती है, लोग आजकल दावतों में इस्तेमाल करने लगे हैं, अब जागृति आई है। पहले तो हमेशा इस्तेमाल होती है, दक्षिण भारत में बहुत इस्तेमाल होती है। जी। और दूसरी बात क्या है कि इसके बीज जो होते हैं वो एडिबल होते हैं। कश्मीर में जो कश्मीरी लोग होते हैं उसके बीजों को खाते हैं। और सबसे ज़्यादा इसके जो जड़ होती है वो राइजोम कहलाते हैं। कमल डंडी, कमल कट्टा, तो वो जो है बहुत स्वादिष्ट होता है। अब वो सवाल ये अचार भी बनता है इसका। ये चीज़ आपने देखी होगी, आज के लोगों को पता ही नहीं है। जैसे सिंगाड़ा है, सिंगाड़े की बड़ी है। अच्छा, कमल में एक बात और है, इट इज सिंबल प्योरिटी क्यों कहते हैं? ये गंदे पानी में, पॉल्यूटेड वाटर में भी होता है। तो कहते हैं आदमी को कमल की तरह रहना चाहिए। भले आप गंदे पानी में हो लेकिन आपका ऊपर जो है वो मतलब कमल की तरह आपको रहना चाहिए। तो ये जो चीज़ है, इसी के ऊपर ही मैंने ये किताब लिखी। ये निलम्बो, इसका बढ़िया नाम निलम्बो न्यूसीफेरा है, लोटस नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। तो ये किताब जो है ये मतलब यहाँ की लाइब्रेरी में हर जगह मिल जाएगी आपको। इस किताब को मैंने अपनी जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, उन्होंने इसको मतलब 20 जनवरी 2023 में इसको रिलीज किया। और डॉक्टर साहब का कमल से रिश्ता इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि कमल के विभिन्न वेराइटीज़ को न केवल इकट्ठा करना बल्कि उसमें और सारे प्रयोग आपने किए हैं। और आपकी टीम ने NBRI में तकरीबन 25 से अधिक वेराइटीज़ अलग अलग संकलित की, उनको और विकसित किया और हम सब के पहुँच के दायरे में लाने का काम किया है। देखिए, कमल की जो है ना, कमल में ज़्यादातर वैसे 16 पंखड़ियाँ होती हैं। अब 16 पंखड़ियाँ क्या है? भगवान कृष्ण हैं कि 16 कला पूर्ण 16। एक वैरायटी मैंने सुंदरबन से इस वैरायटी को लाया। ये सुंदरबन की बात जो कर रहे हैं वो बांग्लादेश और भारत का जो बीच का हिस्सा है, जिसमें पूरा दलदली और पानी वाला हिस्सा है, जिसमें बहुत बड़ा वन है, जंगल है और बड़ा खतरनाक भी माना जाता है। वहाँ पर बहुत तरह की वनस्पतियाँ हैं। तो वो मतलब ये कमल की वैरायटी मैंने अपने किसी साथी को भेजा जो बंगाल के ही थे, वो लाए और उसको ला करके हमने उगाया और उसके अंदर 160 पंखड़ियाँ थी। क्या बात, 160? अच्छा, 160 पंखड़ी, उसका नाम हमने कृष्ण कमल रखा। और सवाल ये नहीं है उसको हमने हमें वी शुड नॉट बी कंजर्वेटिव, वी शुड बी कंजर्वेटर। मतलब जो हमारे पास हैं उसको आप बांटिए, चाहे दौलत हो और चाहे आपके पास में प्रकृति की देन हो। क्या बात। तो वो जो चीज़ें हमने उसके बीज जो हैं हमने लोगों को दिए लगाए। और कमल के लिए जरूरी नहीं है आपको बहुत बड़ा पॉन्ड है, आप बड़ा वाला टब लगाइए, आप ऊपर छत पर रखिए, उसके अंदर भी आप इसको उगा सकते हैं। बिल्कुल। और मैंने देखा कि बहुत से शौकीन लोग हैं, उन्होंने जो बड़े ड्रम होते हैं 200 लीटर के, उसको कट करते हैं और 2 हिस्से बन जाते हैं, उसमें भी बहुत से लोग लगा रहे हैं। और अच्छा ये रहता है, नाद जो होती हैं उसमें लगाइए और उसमें चिकनी मिट्टी जरूर होनी चाहिए।
और इसका जो है हर साल कमल में एक बात होती है, जब ये जाड़ा आता है तो इसकी पत्तियां ख़त्म हो जाती हैं और वो टाइम होता है आप राइजोम को निकालिए नीचे से और फिर उसका अचार बनाइए, सब्जी बनाइए। अच्छा, एक चीज़ इसके साथ दूसरा एक पौधा और होता है मखाना। लोग आगे समझते हैं कि मखाना का जो होता है जो फल वो कमल का है, ऐसा नहीं है। मखाना अलग है, मखाना में कांटे बहुत होते हैं। अच्छा। कमल में कांटे नहीं होते। तो इस पर और भी बात करेंगे। और डॉक्टर साहब की जो ज्ञान का ख़जाना है, पिटारा है, उसमें से आपकी बहुत सी नॉलेज को अलग अलग अंकों में हम आप तक लेकर आते रहेंगे। डॉक्टर साहब का इरादा है कि बटे, और इतना बटे कि लोगों की ज़िंदगी में भर जाए, और वो जब भरेगा तो उनकी जीवन में खुशियों के साथ में उनके सेहत का ख़जाना भी बढ़ेगा, और ये बढ़े, ये हम सब का मकसद है। और हम भी द पेन डाउन के ज़रिए इस बेबाक वार्ता में आप तक इन सब बातों को सिर्फ इसलिए पहुंचा रहे हैं कि आप जिम्मेदारी पूर्वक इनका उपयोग करें, अपनी ज़िंदगी को बदलें और दूसरों को साझा करें, बांटें, क्योंकि ये दौलत बांटने से बढ़ती है और इससे खुशी भी मिलती है। तो डॉक्टर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर एस सी शर्मा, आपने अपनी ज़िंदगी को बहुत सारे रंगों के पुष्पों के साथ न केवल जिया है, बल्कि आप उसे बांटने के साथ जी रहे हैं, और देश भर में अलग अलग इनिशिएटिव्स जो हैं उनके साथ जुड़े हैं। और आप एमरेट साइंटिस्ट हैं CSIR, जो कि NBRI उसका एक हिस्सा रहा है, वहाँ आपने काम किया, लेकिन अब और भी बढ़ा रहे हैं उन वैज्ञानिकों के साथ मिलकर, क्योंकि अब बाउंड्री खुल गई। अब आप देश नहीं, दुनिया में हर हिस्से में जा सकते हैं। तो आप भी अपनी बाउंड्री खोलिए, दिमाग की भी, दिल की भी, और अपने घर की भी, ताकि खुली हवा भी आए और हवा प्रदूषण से बच सके। अच्छे प्लांट्स लगाइए, पौधों से रिश्ता बनाइए, और सुबह जल्दी उठिए। डॉक्टर साहब को अच्छा विचार आया। और डॉक्टर साहब देखिए, आपकी उम्र कितनी होगी अभी? आप बतलाइए। आप बतलाइए। मैं उम्र तो ये ना जितनी आप गैस करें। 80 हैं? 80 प्लस। 80 प्लस है। डॉक्टर साहब बता नहीं रहे हैं, क्योंकि 80 से कम लग रहे हैं। हमने तो क्योंकि रिटायर्ड हैं तो हमने एक कयास लगाया कि इतने साल आपने काम किया तो 80 के आसपास पहुँचे होंगे, लेकिन अभी फिट हैं, एक्टिव हैं और सक्रिय हैं और तनाव से दूर हैं। ये बहुत ज़रूरी है। आप भी हो सकते हैं, इसलिए प्लांट्स लगाइए और पौधों से खूब दोस्ती करिए, क्योंकि पौधे न केवल खुशी देते हैं बल्कि विचार अच्छे देते हैं। देखिए, पौधों से तो कहिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ओल्ड एज जैसे आती है तो आपको अपने पास में दोस्त जरूर रहने चाहिए। बहुत सी बातें ऐसे होती हैं जो आप घर में नहीं कर सकते, बीवी से शेयर नहीं कर सकते, लेकिन आपके जो दोस्त लोग हैं, अगर कोई दोस्त आ जाए, आप देखिए अच्छा दोस्त होना चाहिए, पॉजिटिव माइंड का। आप उनको घर बुलाइए, आप उनके घर जाइए, उससे क्या होगा, आपको अपना एक ऐसा लगेगा कि जीवन में कुछ है, अभी हमें कुछ करना। और हमेशा ये नेवर से डाई, हमेशा आपको ये करना है, मतलब कि मुझे कुछ ना कुछ करते रहना है, सकारात्मक रहते हुए कंट्रीब्यूट करते रहिए। और जब पौधे लेकर किसी घर जाएंगे तो बुलाने वाले को खुशी मिलेगी। तो फिर मिलेंगे, खुशियाँ बांटिए, खुश रहिए। नमस्कार, देखते रहिए बेबाक, और साथ में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हमारा आंकड़ा ये कहता है कि करीब 90 से 98% वो लोग हैं जो देखते हैं, सराहते तो हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। और इससे क्या होता है कि हमारा दायरा बढ़ने में कमी होती है और हम बार बार आपके दरवाजे पर दस्तक नहीं दे पाते। तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक शेयर करना मत भूलिए, और फिर आइए और अपने सुझाव भी दे सकते हैं। नमस्कार।